वो एक किरदार नहीं था केवल, वो आवाज था भीड़ में, स्याही से जिसने दी चिंगारी अंधेरे की रग रग में। नाम उसका दिवाकर था, हर हर्फ में जलता दीपक था। कलम थी उसकी तोप समान, हर पंक्ति में एक सलीब था। छापा वो सच जो कांप उठे थे सिंहासन और दीवारें, लिखा वो राज जो पिघला दे जंजीरों की परतें सारी। भारत जागे जनता बोले, उसके स्वर का नारा था। क्रांति हो हर सांस में अब, आवाज उसका जयकारा था। आज फिर वही सवाल, क्या छापूं क्या रहे? क्या ये कागज कल सुबह मेरी आजादी की आंख बन, या फिर मेरी गिरफ्तारी का वारंट? 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने कहा कि करो या मत, और हमने कहा छापो या मत। वैसे इस छपाई खाने में चारों तरफ सिर्फ बगावत, चारों तरफ बगावत, हर शब्द में, हर पंक्ति में जैसे चिंगारी। अंग्रेजी सरकार इससे डरी नहीं, बौखला गई। आवाज जब्त कर लिया गया और मुझे और मेरे साथी पत्रकार मित्र को जेल में कैद। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि मेरे उसी साथी पत्रकार ने पहले उस अंग्रेजी जेलर की बंदूक छीनी, उसे गोली मारी और फिर खुद को गोली मार दी। मैंने वो दिन भी देखा है जब मेरे इस प्रेस की सारी मशीनों को लगातार अंग्रेजों की लाठियां चुप कराने में लगी हुई थी। मेरे हाथ से आवाज की अंतिम प्रति भी छीनकर उसे जलाने का प्रयास किया गया, और कुछ तो जला भी नहीं सकता, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने खाक में भी शब्द तलाशे और राख से क्रांति लिखी। माटी के पथिक राह कांटों से कठिन हो कोई अधिक, चरण तेरा पूजा बन जाए रे, धरती तुझसे गीत गवाए रे, माटी के लाल अमर है। धीरे धीरे चल रे माटी के पथिक, भूख और अकाल से सिर्फ इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत मरी थी। आवाज ने अपने पहले पृष्ठ पर इस बात को छापा था और कहा था कि ये मौत नहीं, हत्या है।
ब्रिटिश सरकार कहती है व्हाट द ड्रामा इज दिस। हमने कहा ये नाटक नहीं है, ये राष्ट्र की चिताएं हैं, राष्ट्र की चिताएं हैं ये। जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा और उस खून की कीमत होगी आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद। और फिर सुभाष बाबू की आवाज आई, रेडियो सीने से निकली, दिल्ली चलो। वो सिर्फ एक नारा नहीं था, जैसे एक दिशा थी। तो हम भी कलम उठाए और बस चल दिए अपने कागज पर अपनी आजादी का इनकलाब लिखने, क्योंकि ये आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, प्रतीक्षा है। और प्रतीक्षा क्रांति का सबसे खतरनाक। नेताजी, आप तो चले गए, पर आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद आपके पीछे से यहां क्या क्या हुआ। आपकी तस्वीरों को हमने छुप छुप कर छापा, आपके भाषणों को कोड करके जन जन तक पहुंचाया, और कई बार तो आपके नाम पर जेल भी जाना हुआ। आप कहां चले गए नेताजी? आप कहां चले गए? आपका वो रेडियो पर सुना गया भाषण, दिल्ली चलो, जैसे आज भी कानों में बार बार गूंजता है। पर मैं तो बस एक कागज छापता। क्या यही मेरी लड़ाई है? दर्द होता है, लेकिन यही दर्द तो जिंदा रहने का सबूत। यही तो इनकलाब है, एक कांटा जो पूरे साम्राज्य को चुप सके। ये पिन पहले पन्ने जोड़ा करती थी, और अब
जैसे लौ टपकाती है। हर शब्द जैसे बात। सरकार कहती है संशोधन करो और हम कहते हैं संविधान लाओ। ये वो साल थे जब हम थकने लगे थे, जहां एक और सुभाष बाबू की खबरें हो, वहीं दूसरी ओर बंबई की झुग्गियों में धूप प्यास। हमारे जैसे पत्रकार तो जेल में ठूस दिए गए, भूखे प्यासे। कुछ तो लौटे ही नहीं। कुछ को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया और कुछ ने आत्महत्या कर ली, और जो कुछ लौटे भी तो एक साया रह गए, सिर्फ एक साया। बंबई के साथियों ने, बंबई के नौजवानों ने वो कर दिखाया जो कभी हम सिर्फ कागज पर सोचा करते थे। जब पानी के सैनिकों ने बंदूकें उठाई तब आवाज ने छापा। अब लहर जनता की है, सत्ता की नहीं। हाँ, मैंने वो छापा भी था अपने अखबार में, मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां रखा था। नहीं, यहां थी वो प्रति। शायद वो हाँ, अंग्रेजी सरकार की वो सेंसर वाले ले गए। नहीं, शायद इतिहास निकल गया। जब पानी के अफसरों ने हुक्म ठुकराए तो आवाज ने कहा, सैनिकों ने लिखा, सैनिकों ने कहा, हम भी भारत हैं। और तब आवाज ने अपने पहले पन्ने पर इस बात को छापा और कहा कि नया भारत उभर रहा है। खैर, अब जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन अगर यह आवाज का आखिरी अंक है तो यह अंक जोरदार होना चाहिए। शीला, Long years ago, we made a trip with Lieutenant
And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और फिर आजादी की चिट्ठी आई, फूल से लखपत। आवाज ने लिखा कि हम बट गए, पर मैंने छापा नहीं, क्योंकि शायद उस दिन मैं भी बट गया। एक पत्रकार, एक इंसान, पति, एक पिता और शायद एक परिवार के बीच शीला मेरी धर्म पत्नी। कुछ महीनों पहले वो सीढ़ियों से गिरी और उसे गंभीर चोटें आई। उस दौरान चारों तरफ मार काट, दंगे फसाद, और इन सबके बीच मैंने उसे अपने एक साथी पत्रकार मित्र सेठ बाजोरिया के अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले कुछ महीनों से सेठ बाजोरिया ही उसके इलाज का सारा खर्च उठा रहे हैं। और मेरी बेटी वहां दिन भर अपनी मां के साथ अस्पताल में पड़ी रहती। मेरी बेटी चल बोल नटखट, जैसे पूरा घर सर पर उठा ले। एक टुनटुना बजाती थी और पूरा घर जैसे चहक उठता था। वो टुनटुना कहीं तो रखा था मैंने। अब टुनटुना देखो, तुम इसी से खेलती थी ना? हाँ? बाबा चुप हो जाओ, नहीं तो अम्मा जाग जाएगी। डांटती थी तुम मुझे। हाँ? और यही टुनटुना बजा बजा कर पूरा घर जैसे सर पे उठा लेती थी। वो आम का बागीचा, उस पर लगा वो झूला, तुम शीला, जैसे पूरा घर तुम्हारी मौजूदगी से जी उठता था। लेकिन तो मेरी बेटी कुछ बोलती नहीं। मुझे याद है वो रात, वो खतरनाक रात जब बाहर दंगे फसाद, और शीला ने तुम्हें
समेट लिया था अपनी बाहों में, अपने आंचल में। वो डरी थी, सहमी थी, कांप रही थी, लेकिन तुम्हें उसने कभी डरने नहीं दिया। वो झूला, वो आम का बागीचा, सब तो वही है, पर अब तुम नहीं। तो क्या वो खेल, क्या वो मस्ती, सब ऐसी था। या क्या मैं अभी अतीत से वापस नहीं आया? अब तो मेरी बेटी बोलती नहीं, जैसे अपनी माँ का हाथ थामे अस्पताल में बैठी रहती है कि वो जागेगी और सब ठीक हो जाएगा। पर समय, क्या मैं किसी पुराने अखबार की तह में अब तक फंसा हूं? काश शब्दों से किसी को वापस लाया जा सकता। सावधान! शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बांगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझसे जीवन आज तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन जिन हाथों ने उसे रंगा वो शायद अब हमारे बीच इस धरती पर नहीं। सुभाष बाबू अब भी लापता है और गांधी जी के चेहरे से जैसे हंसी गायब, क्योंकि हम आजाद तो हुए हैं लेकिन बंटकर, बांटकर। बीते कई सालों में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे जख्म सहे। हर साल एक नई चोट, एक नई सोच, एक नई उमंग। लेकिन अब जब आजादी हमारे सामने तो डर है कि क्या हम ये आजादी संभाल कर रख पाएंगे? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां इस कुर्बानी को याद रख पाएंगे? भारत स्वतंत्र है, शब्द वही, स्याही वही, पर क्या आवाज की किस्मत अब तक तय हो पाई है? Thank you.
हेलो, हाँ मैं बाजोरिया बोल रहा हूँ। आप बजोरिया जी? दिवाकर जी, आप घर पर ही हैं? जी जी घर पे हूँ। अस्पताल नहीं गए? नहीं गया था, लेकिन आज जब मैं अस्पताल पहुंचा तो शीला सो रही थी। अच्छा अच्छा। मैं सोचा था कि अगर आप समय दे सके तो थोड़ी देर के लिए घर पे मुलाकात करने आ जाता हूँ। कुछ आवाज़ के बारे में भी बात करना था और बहुत दिन हो गए बैठे हुए, तो सोचा मिल लिया जाए। जी आइए, स्वागत है। ठीक है, तो मैं 10-15 मिनट में पहुँचता हूँ। जी बाकी ऊपर वाले की कृपा रहेगी, परेशान मत होइएगा। जी नमस्कार। नमस्ते। कृपा, बेईमान, कमीना। पिछले 10 सालों में जब मैंने अपनी एक एक हड्डी गलाकर इस अखबार को निकाला, सरकार से लड़ा, सेठों से लड़ा, जमानतें दी, घर गिरवी रख दिया, पत्नी सूख कर कंकाल हो गई, तब कोई नहीं आया हाल चाल लेने। आज जब मैं अपना अखबार बेच रहा, तब 3-3 मरतबे फोन करके हाल चाल लेते। खूब समझता हूं 5-10 मिनट में आ रहे हैं। आइए साहब, 5-10 मिनट। बस 5-10 मिनट और फिर तुम मेरे नहीं रहोगे। तुम किसी और के हो जाओगे। याद है मैंने कितनी साथ से तुम्हें कहा था? हाँ? कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारा जब पहला शीशांत निकला था, याद है? और उसी दौरान शीला सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। उसकी दवा के खर्च से, उसके पैसों से मैंने सरकार प्रेस का ये टाइपराइटर खरीदा था। मैं चाहता था कि तुम आवाज बनो, मेरे देश की भूखी नहीं जनता की आवाज। मैं खुद को भूल गया था सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारी आवाज बन सकूं। इस देश की आवाज, इस एक एक खून के कतरे की आवाज। पर नहीं, तुम तो अब सेठ बाजोरिया के हो जाओगे और फिर तुम्हारा नीलाम होगा। आवाज आवाज आवाज, जनता की आवाज, सच्चाई की आवाज, ईमानदारी की आवाज। आइए आइए आइए, तुम्हारी बोली लगेगी। 6 आना, 6 आना, 6.5 आना, 1, 6.5 आना 1, 6.5 आना 2, 6.5 आना, 6.5 आना 2, 6.5 आना 3, 6.5 आना 3। हेलो जी, हाँ मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। जी आप, हाँ आप जी, हाँ शीला से कहिए
मैं भी आता हूँ। और हाँ, बेटी का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मिस्टर दिवाकर, मुझे बताइएगा। सॉरी। जी डॉक्टर। मिस्टर दिवाकर, क्या हाल है वाइफ का? मिस्टर दिवाकर, समथिंग सीरियस? क्या हाल होगा? सब ठीक है। पता नहीं बाजोरिया साहब, जब मन कुछ बेचैन होता है ना, तो बस ये टुनटुना बजा लेता हूँ। एक अजब सी आदत हो गई है मेरी। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि नहीं, नर्वस या टेंशन में अक्सर ऐसा हो जाता है। मगर ये बच्चों का खिलौना? बाजोरिया साहब, आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, अखबार में कितनी खबरें आती हैं रोज। कभी हड़तालों के शोर, नारेबाजी, जंगी जहाजों के घर्राटे, इतना शोर। लेकिन कभी कभी सचमुच लगता है कि ये सारा शोर, ये आवाजें कितनी बेईमानी है, कितने खोखले हैं ये स्वर। जैसे टुनटुने के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है कि इन्हीं विनाश और ध्वंस की आवाजों के बीच एक नई आवाज का निर्माण हो रहा है, और उसी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मैंने अपनी हस्ती मिटा दी। मैंने सोचा था कि ये मेरी जिंदगी बनेगा, लेकिन शायद इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा था। जी हाँ, और इसी आवाज के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। लेकिन अब जनता इस नए निर्माण की आवाज को सुनना ना चाहती। अब तो उसे चाहिए शौक कवर, भड़कीले चित्र और रंग बिरंगे विशेषांक, जो उसे सेठ बाजोरिया के अखबार में मिलता है। देखिए मिस्टर दिवाकर, ये इस तरह के पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देते। आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरा मकसद जनता को गुमराह करना नहीं है। बात ऐसी है कि साहित्य और पत्रकारिता से मेरा कुछ इतना लगाव है कि मैं भी यही चाहता हूं कि अमेरिका की तरह अपने देश में भी सजे सजाए अखबार निकले, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता उन्हें पढ़ सके, उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो सके। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो सके। हंस तो रहे हैं। मैं आए प्लीज। शुक्रिया। वैसे बाजोरिया साहब, देखिए आज के समय में ये लोगों में ये सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने की अलग सी बीमारी पैदा हो गई है। कोई टाइम्स नाउ खरीद रहा है, कोई लाइमलाइट और कोई आवाज खरीद कर यही करना चाहता है। यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर दिवाकर? मिस्टर दिवाकर, ये दुनिया भी कितनी स्वार्थी, कितनी एहसान फरामोश हो गई है ना। अब देखिए ना, आपको जरूरत थी, आपने मुझे संदेशा कहलवाया, मैं भी बिना सोचे समझे मदद करने के लिए चला आया। और आज जब मैं आवाज के शेयर खरीदना चाहता हूं तो इस तरह चोटें कर रहे हैं आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मुझे माफ कीजिए, मैं शायद भूल गया। रसमंद तो मैं हूँ, आप तो मालिक हैं, आप तो कुछ अरे नहीं,
मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं सचमुच आपसे माफी चाहता हूँ। अब आपने शीला के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी बीमारी पर इतना पैसा बहाया है आपने पानी की तरह, मैं कैसे एहसान भूल सकता हूँ? दिवाकर जी, ये सब क्या कह रहे हैं? ये सब कहकर हमें दलील मत कीजिए। अरे भाई, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। भाई, आपने अपनी जिंदगी में जितनी तपस्या की है, जितनी साधना की है, उसके लिए हमारे मन में इतनी श्रद्धा है कि आप नहीं समझ सकते। मैं ना ही समझूं तो अच्छा है। वैसे भी अब ये कलम की ताकत, विचारक की आजादी, ये सारे शब्द कितने खोखले से लगते हैं। अब तो बस ये है कि अगर मैं आपके अखबार में हूं तो आपका ढोल बजाऊंगा, और दूसरे के अखबार में हूं तो उसका ढोल बजाऊंगा। और देखिए दिवाकर जी, मैं औरों की बात तो नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है ना, मैं आपसे इस तरह की बातों को सुनने की उम्मीद नहीं करता हूं। 5 अखबार है मेरे। अरे क्या कोई ये कह सकता है कि मैंने आज तक किसी भी संपादक के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया हो? Cheers। राजौरिया साहब, आप जानते हैं कि एक इंसान का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्या? कि वो सामने वाले को अपने लिए सच बोलने पर मजबूर है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या आप कह सकते हैं कि आपने कभी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया? याद करिए, जब गृह मंत्री के वक्तव्य पर चटर्जी ने टिप्पणी करी थी, तब उसे कमरे में ले जाकर किसने डांटा, किसने फटकारा था? ये गलत बात है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि चटर्जी जब 60 रुपए पाता था तो वो सिर्फ एक संपादकीय लिखता था, और आज आप उसे 250 रुपए देते हैं। 250 रुपए, और वो अब आपका डिक्टेशन लिखता है, आपका डिक्टेशन, जिसने कभी जिंदगी में शायद एक ढंग का वही खाता ना लिखा। चटर्जी की बात, आप चटर्जी की बात तो कुछ और है। आप तो मालिक हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी डांट सकते हैं। उसे जिसने शायद अपनी पूरी जिंदगी अखबार का किसी का प्रतिपाल सके। देखिए मिस्टर दिवाकर, मुझे अफसोस है कि आप भी कचरे साम्यवादियों की तरह बातें करने लगे। आप लोग हर चीज को एक ही पहलू से क्यों देखते हैं भाई? अगर मैंने चटर्जी को डांटा भी तो उसमें कोई पूंजीवादी नीति नहीं थी। हाँ, पूंजीवादी नीति नहीं थी, उसमें तो गांधीवादी अध्यात्म था। नहीं, गांधीवादी अध्यात्म नहीं था दिवाकर जी, लेकिन वैयक्तिक संबंधों की बात तो थी। गृह मंत्री मेरे मित्र हैं। अगर आपके अखबार में आपके मित्र की बुराई छपे तो क्या अच्छा लगेगा? गृह मंत्री आज आपके मित्र हैं, सन 42 में नहीं थे, याद करिए। जब पुलिस वाले उन्हें हथकड़ी लगाकर आपके दरवाजे से सामने से लेकर गए थे, तब आप उनसे गले नहीं लगे थे। आप तो वो क्या कर रहे थे? हाँ, मिलिट्री का ठेका उठा रहे थे और अंग्रेजी सरकार का विज्ञापन छाप रहे थे। याद करिए, आप ही के अखबार में छापा था ना कि ये सारे क्रांतिकारी गुंडे हैं। अरे कम से कम चटर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा नहीं लिखा था। चटर्जी की बात जाने दीजिए दिवाकर जी। अरे उसके साथ सैकड़ों बातें हैं। असलियत समझना दूसरी बात होती है और व्यंग करना दूसरी। अगर आपका अपना कोई अखबार होता। हाँ, गोया वो तो अब आपका अखबार है। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया। नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं भूल गया था। दरअसल मैंने आपको यहाँ अखबार बेचने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा इरादा बदल गया है। मैं अब आपको आवाज नहीं बेचूंगा, ना, बिल्कुल नहीं बेचूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुद को बेचना पड़े। ये फर्नीचर बिक जाए, ये घर बिक जाए, अपने खून के एक कतरे से लिखूंगा
लेकिन नहीं। आपकी एक एक पाई, आपका एक एक रुपया मैं वापस करूंगा, याद करिएगा। दिवाकर जी, अब आप मुझे गलत समझ रहे मैं हैं। बिल्कुल सही समझ रहा हूं आपको। ओफ। हेलो जी, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? अब डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। अब नब्ज, अब देखिए, अब जी आप जी, मैं आता हूँ जरूर जी, आप ख्याल रखिए जी। मैं अभी आता हूँ जी। क्या फाइल लेता हूँ? 3? अच्छा, 3 फाइल जी। मैं आता हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब सुनिए। हेलो डॉक्टर साहब। क्या हो गया दिवाकर जी? क्या कहा डॉक्टर ने? दिवाकर जी, सब ठीक तो है ना? पैसे मैंने पैसे, हाँ दिवाकर जी, मैंने सब ठीक है? मैंने पैसे, क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने पैसे मैंने यहीं रखे थे। क्या पैसे? दिवाकर जी, पैसे बात क्या है, कुछ बताएंगे? क्या हुआ? मेरे पास तो सिर्फ 12 रुपए ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, पैसे मेरे पास है, बाहर कार खड़ी है। चलिए आइए, अस्पताल चलते हैं। आइए। अरे आइए ना, हम हैं, चलिए आइए। चलिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? हम हैं ना, बाहर कार खड़ी, आइए चलिए। हजूरिया जी, इतना एहसान है आपका मेरे ऊपर। देखिए मैं इस जन्म में कैसे आपका एहसान चुकाऊंगा? मैं अरे दिवाकर जी, इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता। अरे नहीं, एहसान फरामोश नहीं है, वो तो ऐसे ही। चलिए सुनिए, ये आवाज के शेर बाद में खरीद लेंगे, पहले अस्पताल चलते हैं ना। चलिए आइए। नहीं, अब आइए। सुनिए, अब ये पहले इस पर दस्तखत कर देते हैं। अरे क्या जल्दी है, फिर कर लिया जाएगा, पहले अस्पताल चलते हैं। नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो शीला जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहाँ दस्तखत करने हैं? अच्छा, अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो लीजिए साइन कर दीजिए। पेन तो है मेरे पास। हाँ, लेकिन ये भी, ये पकड़िए, पेन है मेरे पास। अच्छा ठीक है। नहीं ये हाँ, देखिए सामान सारे हो। कहाँ करना है, जल्दी बताइए। सुनिए, देखिए कुछ छूट जाए तो मुझे बता दीजिए। और कहाँ करना था? यहाँ पर देखिए, अस्पताल भी जल्दी चल रहा है ना, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना हो गया। हाँ, उतना अच्छा जी। यहाँ पर हाँ ठीक। हाँ, आप एक बार देख लीजिए, कुछ छूट ना रहा। नहीं, अरे ये सब तो कार में चलते समय देख लेंगे। आइए अस्पताल चलते हैं। शीला ठीक हो? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम लोग हैं ना, क्यों परेशान हो रहे? आइए। शायद अस्पताल से फोन होगा, देखिए। और कोई जरूरत होगी तो बता दीजिएगा, ये तो चलेंगे रास्ते से, है ना? हेलो जी, हाँ मैं दिवाकर जी। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आपने कोई गलत नंबर। हेलो जी, हाँ ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शीला को बोलिए मैं आ रहा हूँ। आप बेटी का ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ जी। बस मैं आया। शीला तुम कहीं नहीं जाना। मैं आ रहा हूँ। तुम नहीं जा सकती। मैं हेलो, मैं लड़का जी फोन कर चुका है। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे शीला की ठीक है ना?
शीला को उसका हार्ट फेल हो गया और वो she is no more. Your wife is dead now. I'm sorry for your loss. काजोलिया जी, देखिए ईश्वर की लीला भी क्या है, गजब है ना। हाँ? कैसे 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 मौके पर बांह पकड़ता है। देखिए मेरी तो सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब मुझे आवाज नहीं बेचना पड़ेगा। मैं अपना अखबार नहीं बेचूंगा। नहीं, मैं अखबार नहीं बेचूंगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं अखबार कैसे बेच सकता हूँ? आप अखबार बेच चुके हैं? नहीं, बैनामा मेरे पास है, चलिए अस्पताल चलिए। वो कागज मुझे वापस कर दीजिए। अरे आप अस्पताल चलिए, कागज की बात बाद में होगी, पहले अस्पताल चलिए। बाजोलिया जी, मुझे वो कागज वापस कर दीजिए। देखिए आप मेरी बात समझते हैं। आप अभी होश में नहीं है, पहले अस्पताल चलिए। नहीं, मैं होश में हूँ। बाजोलिया जी, मुझे वो कागज लौटाइए। अरे आप पागल है क्या? बाजोलिया वापस कागज मेरा कागज मांग सकते हैं आप? मेरा अरे आपने कागज, मेरा कागज आपने आवाज बेच दिया, पागल हो गए। चलिए मैं पागल नहीं हूँ, मेरा कागज वापस करो। मेरा कागज पागल हो गए, मेरा कागज पागल हो गए, मेरा कागज वापस करो। पागल हो गए ये। मैं देखो इनको, पागल हो गए। मेरा कागज वापस करो। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा कागज, मेरी आवाज बिकाऊ नहीं है। मेरी आवाज बिकाऊ नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ। मेरी आवाज बिकाऊ नहीं है। शीला, मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा। शीला, 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 मेरी आवाज। मगर समय भी घातक निकला और साजिशें भी चुप रहीं। जो साथ चले थे बिक बैठे, सपनों की बस राख बची। हमराही भी नहीं रही, दंगे ने छीन लिया विश्वास। सत्ता के तीखे खंजर से टूट गई आवाज की सांस। एक रात जब प्रूफ ना आया, छपने से पहले कांप उठा मन। अब लिखूं भी तो क्या मैं लिखूं, जब मौन ही हो ये जला वतन। आंखों में राख, दिल में तूफान, सन्नाटा संवाद बना। उसने अंतिम लेख लिखा, अब शेष कोई उत्तर न बचा। छत पर बिछा था शब्दों का शब्द, चांद थका सा झांक रहा था। वो ढह पड़ा जैसे अर्थ ढहते हैं। कलम ने सिसक कर कहा, अब नहीं रही मुझ में वो आशा। सुबह हुई तो खबर छपी थी, आवाज अब मौन हो गई। संपादक दिवाकर चला गया, क्रांति की कलम सो गई। मगर हर बार जब तुम सच कहोगे या डर से लड़कर कुछ लिखोगे, समझना वो दिवाकर अब भी भीतर तुम्हारे ही संग कुछ बोलेगा। जिस दिन तुम संकल्प छोड़ दोगे, वो दीपक भी बुझ जाएगा। और सत्य की सूनी गलियों में फिर एक दिवाकर मर जाएगा, फिर एक दिवाकर मर जाएगा।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ दिवाकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिवाकर सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, मेरा बहुत अच्छा मित्र था। अभी कुछ दिनों से उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी। मेरे ही हॉस्पिटल में उसने भर्ती कराया। कुछ दिनों से उसकी माली हालत भी बहुत खराब है। कल शाम को मैं दिवाकर से मिलने गया था। उसने मुझे फोन करके बुलाया था। जब मैं पहुंचा तो बहुत परेशान था वो। हॉस्पिटल से उसके पास फोन आया कि उसकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उसको लेके अस्पताल की तरफ जा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहता है कि बाजोरिया जी, आपने मुझ पर इतने एहसान किए, एक एहसान और कर दीजिए। मैंने कहा मित्रता में एहसान कैसा? फिर भी उसने जबरदस्ती ये कागज मेरे हाथ में रख दिया। मैंने पूछा ये क्या है? तो कहने लगा आवाज का पावर ऑफ अटॉर्नी। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा कि ये आपके पास अमानत के तौर पर रख रहा हूं। जब शीला ठीक होकर आ जाएगी तब मैं ये आपसे वापस ले लूंगा। मैंने उसको बहुत समझाया कि ये मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। से बाहर निकलते निकलते तो उसके पास खबर आई कि उसकी वाइफ का हार्ट फेल हो गया। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है जिसकी जिम्मेदारी अब मैंने ली। लेकिन आज मैं आप लोगों से और दिवाकर से ये वादा करता हूं कि उसकी आवाज अब मेरी आवाज बनेगी, मेरे शब्द उसकी आवाज में आएंगे। मैं आप लोगों से बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं उसकी बेटी के लिए। अगर आप लोग भी कुछ सहायता कर सकें तो उसकी बेटी का भविष्य बन जाएगा। अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और दिवाकर की आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखें। प्लीज आप लोग खड़े हो जाएं। प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए। 2 मिनट का मौन उस ईमानदार पत्रकार की आत्मा की श्रद्धांजलि। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না